नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता कि हम ये लैंग्वेजेस जो रहते हैं उसे क्यों पढ़े, अरे क्यों रखते हैं इसे सिलेबस में। ये कहानी, ये जो कविताएं हैं, इसे पढ़कर हमें क्या फायदा है। गद्य भाग से कुल 25 अंक के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चतुर्थ सोपान व्याकरण तथा रचना भाग, इसके लिए जो है यहाँ पर 40 अंक है। कितने ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे तो उतनी ही अच्छे से यहाँ पर आप अंक प्राप्त कर सकते हो। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी के जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब फर्स्ट पीयूसी की जो हिंदी सिलेबस है उसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, प्रथम पीयूसी के लिए जो हिंदी पाठ्यपुस्तक है उसका नाम है साहित्य वैभव। तो साहित्य वैभव पाठ्यपुस्तक के साथ साथ आप लोगों को साहित्य वैभव अभ्यास पुस्तिका भी है, मतलब ये एक वर्कबुक भी है। तो साहित्य वैभव पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले मैं सभी बच्चों से एक बात जो है यहाँ पर कहना चाहती हूँ। देखिए, जितने भी जो बच्चे हैं, अभी आप स्कूल की शिक्षा पूर्ण कर अभी आप कॉलेज की शिक्षा जो है प्रारंभ करने वाले हो, तो जो मैं आगे जो बात बोलने वाली हूँ शायद वो जो प्रश्न है कुछ बच्चों को यहाँ पर स्कूल में भी यहाँ पर वो प्रश्न आई होगी उनके दिमाग में, और बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको जो है ये प्रश्न कॉलेज में जब वो आते हैं तब भी आता है। तो पहले ये जो प्रश्न है उसका जो उत्तर देते हुए साहित्य वैभव जो है पाठ्य पुस्तक को आपको क्यों पढ़ना है, ये बात मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चों के मन में ये बात, ये प्रश्न जो है ज़रूर उठी होगी कि हम ये लैंग्वेजेस जो रहते हैं उसे क्यों पढ़े, अरे क्यों रखते हैं इसे सिलेबस में। ये कहानी, ये जो कविताएं हैं, इसे पढ़कर हमें क्या फ़ायदा है, उसे पढ़ना बेकार में वक्त बर्बाद करना है। ऐसे बच्चे ज़रूर जो है, बच्चों के दिमाग में ऐसा सोच जो है ज़रूर आई होगी, या फिर आगे जाके कॉलेज में भी क्या है ये जो बच्चे हैं ऐसे ज़रूर क्या है सोचते हैं। इसीलिए आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ये भाषा, मतलब जो लैंग्वेजेस है वो क्यों रखे जाते हैं सिलेबस में और क्यों आपको पढ़ना है। देखिए, कह देते हैं कि स्कूल में तो क्या है, अभी भाषा सीखनी है, भाषा के बारे में जानना है तो इसीलिए रख देते हैं। कॉलेज में क्यों रखते हैं, क्या है, कन्नड़ हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो। तो ऐसे में देखिए, एक तो आप क्या करते हो, भाषा ज्ञान प्राप्त करते हो। कुछ लोगों को ये पूछने पर बहुत ही आसानी से उस सवाल का वो जवाब बोल देते हैं कि अभी क्या है, इससे हम क्या सीख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भाषा नहीं जानता हो तो कुछ हद तक वो भाषा सीख सकता है। सिर्फ भाषा ज्ञान यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त नहीं होता है, उसके साथ साथ देखिए, जैसे यहाँ पर पाठ्यपुस्तक का नाम ही है साहित्य वैभव, तो यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, इस पाठ्यपुस्तक में क्या है, भाषा के माध्यम से आप क्या पढ़ते हो, साहित्य को पढ़ते हो। साहित्य को जो आप पढ़ते हो, साहित्य की बहुत सारी विधा है, प्रमुख रूप से पद्य विधा और गद्य विधा करके, तो इसमें भी बहुत सारी विधाएं हैं, आगे जाकर हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में जो आप जो भी पाठ हो, कहानी हो या फिर किसी भी विधा में हो या फिर जो पद्य है, उसमें एक सार रहता है, एक संदेश रहता है, जिसे हर एक बच्चे को जानना और अपने जीवन में उसे लागू करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे में देखिए, साहित्य क्या करता है, मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है। साहित्य मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में मनुष्य जो है अपने मानवीयता खो रहा है और वहाँ क्या है, खुद को यहाँ पर अपनी पहचान वहाँ नहीं कर सकता। मतलब जो देखिए, मनुष्य की जो मन है वहीं पर भगवान का वास रहता है। तो ऐसे में जो मन है, जो आत्मा है, वो कभी भी मनुष्य को गलत करने के लिए नहीं कहता। तो ऐसे में मनुष्य अभी क्या कर रहा है, इतनी ज्यादा प्रमाण पर यहाँ पर दुष्कर्म जो है समाज में बढ़ती जा रही है। ये सभी किसके कारण, मनुष्य के कारण ही, क्योंकि मनुष्य में मानवीयता कम होती जा रही है, वह अपनी मन की बात नहीं सुन पा रहा है, वह अभी जो है स्वार्थी बन गया है। सिर्फ एक व्यक्ति अपने बारे में वो सिर्फ सोचता है, वो बहुत ही स्वार्थी अभी बन चुका है।
तो ऐसे में मनुष्य के सभी दुर्गुणों को यहाँ पर क्या दूर करता है? साहित्य। तो साहित्य ही है वो जो मनुष्य के सारी दुर्गुणों को दूर रखकर मनुष्य में क्या है यहाँ पर सद्गुणों को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर ये जरूरी है कि हम साहित्य को पढ़ते रहे। सिर्फ आपके पाठ्यक्रम में है, अभी आप क्या है कॉलेज में हो, स्कूल में पढ़ते हो, इसलिए नहीं। जो व्यक्ति जिंदगी भर साहित्य से यहाँ पर क्या है संबंध रखता है, उसका जीवन क्या है यहाँ पर प्रकाशमान होता है। वो समाज में क्या है या फिर दुनिया में जो है उसका स्थानमान ही कुछ अलग रहता है, क्योंकि वो गलतियों को कम करता है, उसमें अच्छी प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। इसीलिए जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है, मनुष्य को अंतर्मुखी बनाता है। क्या बनाता है? साहित्य मनुष्य को अंतर्मुखी। तो इसके कारण क्या होता है, जितना वो अंतर्मुखी बनता जाता है, जितना वो अपनी आत्मा की बात सुनता जाता है, अपनी मन की बात वो सुनता जाता है, तभी क्या है वो उसमें जो है निस्वार्थ गुण, दया के गुण, मानवीयता के गुण क्या है बढ़ती जाती है। तो जो व्यक्ति यहाँ पर सच्चा रहता है, जिस व्यक्ति में मानवीयता रहती है, जिस व्यक्ति में दया धर्म के गुण रहते हैं, तो व्यक्ति यहाँ पर क्या है गलत काम नहीं कर सकता। अब तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि साहित्य कितना जरूरी है। हर एक व्यक्ति के जीवन में साहित्य से यहाँ पर संबंध रखना, साहित्य को पढ़ना कितनी जरूरी है करके शायद ही आप लोग अब कुछ हद तक समझ गए होंगे। कुछ किसी ने कहा है कि एक बुक जो है वो बहुत ही अच्छा मित्र हमारे इस दुनिया में कोई बन सकता है, तो वो एक पुस्तक ही है। तो शायद ही क्या है आप लोग अभी समझ गए होंगे कि साहित्य की महत्व क्या है। अभी साहित्य को महत्व को यहाँ पर समझकर ये जानना बहुत ही जरूरी है कि अभी शायद ही आप लोगों के प्रश्न का उत्तर अभी मिल गया होगा। तो यहाँ पर भाषा ज्ञान के साथ साथ आप क्या है जीवन ज्ञान को प्राप्त करते हो, आत्मज्ञान को प्राप्त करते हो, समाज के जो ज्ञान है, सामाजिक ज्ञान जो है वो आप प्राप्त करते हो। इसीलिए क्या है ये साहित्य वैभव पढ़ना आप लोगों के लिए, समझना, प्यार से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए साहित्य वैभव जो पाठ्य पुस्तक है, इसको कुल मिला के प्रमुख रूप से यहाँ पर 3 विभाजन की गई है, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान करके। तो प्रथम सोपान यहाँ पर एक गद्य भाग है। यहाँ पर आप लोगों को कुल 10 पाठ जो है दी गई है। कितने पाठ है? कुल 10 पाठ जो है यहाँ पर दी गई है। तो गद्य भाग के अंतर्गत क्या है, एक कोशिश ये की गई है कि आप लोगों को साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उन सभी से क्या है यहाँ पर आप लोगों को परिचित करवाए। इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी के साथ साथ एकांकी, रेखा चित्र और उसके साथ साथ निबंध, यात्रा वृत्तांत, ये सभी जो साहित्य की आधुनिक गद्य विधाएं हैं उनको यहाँ पर आप लोगों को दी गई है इन 10 पाठों के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक तो उन साहित्य आधुनिक गद्य साहित्य के विधाओं से आप परिचित हो जाएंगे और उसके साथ साथ ये भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि क्या है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक स्तर को यहाँ पर बढ़ावा दी जाए। इस तरह के कुल 10 पाठ को चुनकर जो है आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो इसीलिए क्या है यहाँ पर वो जो 10 पाठ है उनको यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ोगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो क्या हो सकता है आपकी जो बौद्धिक स्तर है और मानसिक स्तर है और उसके साथ साथ जो सामाजिक ज्ञान है उसमें यहाँ पर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, उसमें बढ़ावा यहाँ पर आपको मिलेगी। तो आइए वो 10 पाठ कौन कौन से है। अभी प्रथम सोपान हुआ, अभी द्वितीय सोपान जो है वह क्या है, पद्य भाग है। तो पद्य भाग में भी यहाँ पर 2 विभाजन फिर से की गई है। एक है यहाँ पर मध्ययुगीन काव्य और दूसरा है आधुनिक कविता। मध्ययुगीन काव्य के अंतर्गत यहाँ पर मध्यकाल के 5 काव्यों को जो है आप लोगों को दी गई है और उसके बाद आधुनिक कविता में हिंदी आधुनिक साहित्य के 8 क्या है प्रसिद्ध कवियों के 8 प्रमुख कविताओं को जो है आप लोगों को यहाँ पर दी गई है। इसके बाद तीसरा है अपठित भाग। तीसरा सोपान कौन सा है, अपठित भाग। तो इसमें कुल 6 कहानियां जो है आप लोगों को दी गई है, वो कौन से हैं आगे हम देखेंगे। देखिए इसके साथ साथ चतुर्थ सोपान व्याकरण तथा रचना भाग भी है।
देखिए व्याकरण तथा रचना भाग, ये चतुर्थ सोपान है। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण भाग के अंतर्गत वाक्य शुद्ध करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना, मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखना, लिंग बदलना, वचन, विलोम शब्द, और उसके बाद क्या है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, ये सभी व्याकरण भाग के अंतर्गत आप लोगों के लिए रहता है। और उसके बाद वही रचना भाग से क्या रहता है आप लोगों को? पत्र लेखन, अपठित गद्यांश और अनुवाद। पत्र लेखन रहता है और अपठित गद्यांश और उसके साथ साथ अनुवाद भी आप लोगों को रहती है। इसके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी यहाँ पर पहला जो है प्रथम सोपान, क्या है प्रथम सोपान? गद्य भाग है। तो गद्य भाग से कुल 25 अंक के लिए आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से पाठ है आप लोगों को गद्य भाग के अंतर्गत, उनकी जानकारी अभी हम प्राप्त करेंगे। देखिए पहला जो पाठ है आपको वह है बड़े घर की बेटी। मुंशी प्रेमचंद जी जो हिंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार है, आधुनिक प्रसिद्ध साहित्यकारों में जिनका नाम गिना जाता है मुंशी प्रेमचंद जी, उनकी एक कहानी, जो एक उपन्यास सम्राट है, प्रसिद्ध कहानीकार है, उनकी कहानी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी, इसको जो है आपको दी गई है। पहला पाठ ही यही है। शायद ही प्रेमचंद जी से जो है आप लोगों का परिचय अब तक हुआ होगा। देखिए बड़े घर की बेटी में यहाँ पर जो है ग्रामीण जीवन शैली के बारे में और उसके साथ साथ किस तरह भारतीय स्त्री जो है एक घर को संभालती है, रिश्तों के बारे में यहाँ पर दी गई है। ये जो है इसके लिए निर्धारित अंक जो है कुल 5 अंक है। देखिए निर्धारित अंक का मतलब यहाँ पर क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट के हिसाब से कितने अंक के प्रश्न जो है इस पाठ से पूछने की संभावना है, वो क्या है यहाँ पर निर्धारित अंक के अंतर्गत यहाँ पर दी गई है। तो आगे से हम हर एक पाठ और हर एक पद्य के जो निर्धारित अंक है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर बड़े घर की बेटी के लिए कितने अंक निर्धारित की गई है? 5 अंक। वही जो दूसरा पाठ है युवाओं से, दूसरा पाठ यहाँ पर क्या है? युवाओं से है। ये एक संबोधन शैली में है। संबोधन शैली मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं को संबोधित कर कर जो बात कही है उसी को ही यहाँ पर आपको पाठ के रूप में दी गई है। तो ये जो है यहाँ पर 3 अंक के लिए इस पाठ से क्या है आपको प्रश्न पूछने की संभावना है। वही तीसरा पाठ है निंदा रस। देखिए निंदा रस जो है हरिशंकर परसाई जी ने इसको लिखा है। ये एक व्यंग्य रचना है। निंदा रस हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने जो व्यक्ति निंदा करता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। कुछ व्यक्ति जो है यहाँ पर जानबूझकर क्या है निंदा करते हैं, किसी व्यक्ति क्या है जलता है तो अपनी जलन के कारण वह क्या करता है? दूसरे व्यक्तियों की निंदा वह करता है। तो वही कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या है निंदा करना उनका एक स्वभाव, उनका एक आदत ही बन चुका होता है। तो ऐसे में वो क्या है बिना द्वेष के यूं ही क्या है हर एक व्यक्ति की निंदा वो क्या है अपनी आदतन व्यक्ति की निंदा वो जो है करते हैं। तो इस तरह निंदा के बारे में जो है इस पाठ में दी गई है। तो ये जो पाठ है इसके लिए जो अंक निर्धारित की गई है 4 अंक यहाँ पर आप लोगों को निर्धारित की गई है इस पाठ के लिए। अभी चौथा पाठ है बिंदा। देखिए महादेवी वर्मा जी की, किसकी? महादेवी वर्मा जी की जो पाठ है इसके लिए यहाँ पर आपको 5 अंक निर्धारित की गई है। कितने अंक निर्धारित किया है? यहाँ पर 5 अंक निर्धारित किया गया है। बिंदा एक रेखा चित्र है जो संस्मरण शैली में है। रेखा चित्र मतलब क्या है? यहाँ पर शब्द रूपी रेखाओं के जरिए क्या है व्यक्ति का चित्रण करना, इसीलिए यहाँ पर इसको रेखा चित्र कहते हैं। मतलब जो संस्मरण शैली में जो है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी लेखिका जो है वो अपनी बचपन की सहेली बिंदा है उसको याद करते हुए यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर वो क्या है लिखती जाती है। तो स्मरण करना, तो इसीलिए वो संस्मरण शैली में है। बहुत ही सुंदर सा पाठ है बिंदा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर आपको 5 अंक निर्धारित की गई है।
वही यहाँ पर पांचवा पाठ है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो है एक जीवनी है। क्या है जीवनी? मतलब जीवनी एक हिंदी साहित्य की आधुनिक गद्य विधा है। एक साहित्यकार, एक व्यक्ति जो है, एक महान व्यक्ति या फिर अन्य साहित्यकार के बारे में, उसके जीवन के बारे में, एक प्रमुख व्यक्ति के जीवन के बारे में जो लिखते हैं वही क्या है? जीवनी है। तो यहाँ पर शांति स्वरूप बौद्ध जी ने, किसने? शांति स्वरूप बौद्ध जी ने यहाँ पर अंबेडकर के जीवन के बारे में बताया है। ये जो जीवनी है इसके लिए यहाँ पर आपको 3 अंक जो है निर्धारित किया गया है। कितना अंक है यहाँ पर? 3 अंक इस पाठ के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है दिल का दौरा और एंजाइना। देखिए ये एक लेख है। क्या है? एक लेख है। तो ये जो है डॉक्टर यतीश अग्रवाल जी ने लिखा है ये लेख। इसके लिए जो है 1 अंक यहाँ पर निर्धारित की गई है। देखिए इस लेख में जिस तरह यहाँ पर शीर्षक में ही है दिल का दौरा और एंजाइना, इसके बारे में बच्चों को जागरूकता लाने के लिए, इसके बारे में बच्चों में जागरूकता लाने के लिए जो है इस पाठ का चयन यहाँ पर की गई है। यतीश अग्रवाल जी का जो स्वास्थ्य के 200 सवाल ग्रंथ है, उस ग्रंथ से यहाँ पर इस लेख का चयन किया गया है। अभी नेक्स्ट है 7वां पाठ मेरी बद्रीनाथ यात्रा। कौन सा है 7वां पाठ यहाँ पर? मेरी बद्रीनाथ यात्रा। विष्णु प्रभाकर जी ने इसे लिखा है। ये एक यात्रा वृत्तांत है। देखिए विष्णु प्रभाकर जी ने इसे लिखा है, एक यात्रा वृत्तांत है। इसके लिए जो है यहाँ पर 4 अंक जो है आपको नियत की गई है, मतलब निर्धारित की गई है। यहाँ पर लेखक जब बद्रीनाथ के लिए यात्रा करते हैं तो वहाँ के जो अनुभव है उसको यहाँ पर वो लिखते जाते हैं। यात्रा वृत्तांत भी हिंदी गद्य साहित्य के एक आधुनिक विधाओं में से एक है। तो उसके बाद है 8वां पाठ नालायक। देखिए जो नालायक पाठ है विवेकी राय जी ने इसकी रचना की है। इसके लिए जो है 4 अंक यहाँ पर निर्धारित है। नालायक पाठ में 3rd डिवीजन में जो बच्चे पास होते हैं उन लोगों की जो मनस्थिति है उसके बारे में यहाँ पर दी गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है जो बेरोजगारी है उसके बारे में भी यहाँ पर क्या है? प्रकाश डाला गया है। बेरोजगारी रूपी जो एक समस्या है हमारे समाज में फिलहाल, उसके बारे में भी यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। उसके साथ साथ जो 3rd डिवीजन में जो लोग पास होते हैं उनकी जो मनस्थिति है किस तरह रहती है ये भी हम इस पाठ से जान सकते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट राष्ट्र का स्वरूप। 9वां पाठ यहाँ पर क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसकी रचना की है। ये एक निबंध है। क्या है? निबंध। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने इसकी रचना की है। 4 अंक के लिए क्या है? इसमें से प्रश्न जो है आप लोगों को पूछा जा सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट रिहर्सल। रिहर्सल एक एकांकी है। ओम प्रकाश आदित्य ने इसकी रचना की है। इस एकांकी की रचना ओम प्रकाश आदित्य ने की है और 4 अंक के लिए क्या है? हो सकता है इस पाठ से आपको प्रश्न पूछा जा सके। पद्य भाग द्वितीय सोपान। देखिए द्वितीय सोपान यहाँ पर क्या है? पद्य भाग है और इसमें से 20 अंक के प्रश्न आपको क्या है? आ सकता है। तो पद्य भाग में जैसे मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर भी 2 भाग है, मध्यकालीन काव्य और आधुनिक कविताएं। तो मध्यकालीन कविताओं में से जो है पहली जो कविता, पहली जो काव्य है वो क्या है? यहाँ पर कबीरदास के दोहे। देखिए कबीरदास जिससे आप सभी लोग यहाँ पर जरूर परिचित होंगे। तो यहाँ पर 4 अंक के लिए क्या है? इसे प्रश्न जो है आपको पूछ सकते हैं। कबीरदास जी के दोहे में यहाँ पर गुरु की महत्वता, शरीर की नश्वरता, भगवान की सर्वव्यापकता, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पर प्रकाश डालने वाले दोहों को जो है चुनकर यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। नेक्स्ट है तुलसीदास के दोहे।
तुलसीदास जी के जो दोहे हैं इसके लिए 1 अंक यहाँ पर नियत की गई है। देखिए, कबीरदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक प्रमुख निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कवि है। वही तुलसीदास जी जो है सगुण भक्ति धारा के एक प्रमुख और प्रसिद्ध क्या है, भक्त कवि है। दोनों ही यहाँ पर भक्त कवि है, मगर वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है और ये सगुण भक्ति धारा के। क्या है निर्गुण भक्ति धारा, क्या है सगुण भक्ति धारा, ये हम आगे क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट है तीसरा, मीराबाई के पद। देखिए, मीराबाई के बारे में भी आप सभी लोगों ने जरूर यहाँ पर सुना है। तो मीराबाई के जो पद है उसके लिए जो है यहाँ पर 3 अंक जो है नियत की गई है। मीराबाई के लिए यहाँ पर 3 अंक नियत की गई है। देखिए, मीराबाई जो है वो भी यहाँ पर सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत ही आती है। मीराबाई के पद में कृष्ण की भक्ति को क्या है हम देख सकते हैं। कृष्ण के प्रति उनकी जो समर्पित भाव है उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो पद आपको यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में दी गई है उसमें भी क्या है, वो संपूर्ण रूप से अपने आप को कृष्ण को समर्पित करती है। नेक्स्ट है शरण वचनामृत। शरण वचनामृत जो है, देखिए पहली बार जो है आप लोगों को यहाँ पर 12वीं शती के जो शरण साहित्यकार है उनकी यहाँ पर वचनों को जो है दी गई है। तो ये जो है अल्लमा प्रभु, बसवेश्वर और अक्का महादेवी, ये कर्नाटक के कन्नड़ के बहुत ही प्रसिद्ध और श्रेष्ठ शरण साहित्यकार है। 12वीं शती के कन्नड़ के बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार है, जिन्हें हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर वचनकार। ये जो है यहाँ पर 1 अंक के लिए दी गई है। देखिए, बसवण्णा जी ने, अल्लमा प्रभु जी ने और उसके साथ साथ अक्का महादेवी जी ने 12वीं शती में जो कन्नड़ भाषा में, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में जिन वचनों का यहाँ पर क्या है रचना की थी, उन्हीं में से तीनों की एक एक जो वचन है उन वचन को यहाँ पर क्या है हिंदी में अनुवाद करके उन वचनों को यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। नेक्स्ट है रीतिकालीन काव्य। देखिए, रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत आपको रसकान के सवैये दी गई है। रसकान के जो सवैये दी गई है ये जो है आपको 4 अंक के लिए नियत है। हिंदी साहित्य की जो रीतिकाल है उनमें से जो रसकान के सवैये है उसको यहाँ पर दी गई है, इसीलिए यहाँ पर रीतिकालीन काव्य करके दी गई है। रसकान के सवैये में जो है यहाँ पर किस तरह रसकान जी किसी भी हालत में ब्रज में ही यहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं, इसके संबंधित जो पद है यहाँ पर दी गई है। किसी भी हालत में जो है रसकान जी ब्रज में ही यहाँ पर जन्म लेना चाहते हैं, उसी के संबंध में और किस तरह कृष्ण के भक्त में वो खो चुके हैं उसके संबंध में यहाँ पर जो है एक जो पद है आप लोगों को दी गई है। रसकान के जो सवैये आपको आपके पाठ्यक्रम में दी गई है। नेक्स्ट, आधुनिक कविताओं में आपको यहाँ पर कुल 8 आधुनिक कविताओं को जो है आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है। इसमें से पहली कविता है कुटिया में राजभवन। कुटिया में राजभवन के कवि जो है मैथिली शरण गुप्त जी है। इसके लिए जो है 1 अंक यहाँ पर निर्धारित है। इसको जो है साकेत से लिया गया है। कुटिया में राजभवन जो है कविता जो है इसको साकेत से ली गई है। किस तरह जब वो राम जी वनवास जाते हैं, उनके साथ सीता भी जाती है और किस तरह वन में भी वहां पर सुखी से रहती है, इसका वर्णन यहाँ पर क्या है इस पद्य में है। नेक्स्ट है तोड़ती पत्थर। दूसरी कविता है तोड़ती पत्थर। इसकी जो रचनाकार है कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसको जो है 3 अंक के लिए यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो तोड़ती पत्थर में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो एक असहाय महिला है, इलाहाबाद के पत्थर तोड़ते हुई साधन रहित और असहाय महिला का वर्णन इसमें वो करते हैं। नेक्स्ट है उल्लास। तीसरी जो कविता है उल्लास है, सुभद्र कुमारी चौहान जी ने इसको लिखा है। इसके लिए जो है 4 अंक निर्धारित है। देखिए, उल्लास में सुभद्र कुमारी चौहान जी सभी को ये एक संदेश देती है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना हर किसी को करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि क्या है
हमारे जो मन है वो हमेशा उल्लास भरित रहे। तो इसी के ही क्या है वर्णन करते हुए इस उल्लास कविता की रचना उन्होंने की है। नेक्स्ट है तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए। देखिए हरिवंश राय बच्चन जी ने इसकी रचना की है, इसके लिए जो है 4 अंक यहाँ पर निर्धारित है। हरिवंश राय बच्चन जी, इनकी जो क्या है एक कविता है, ज्यादातर हम उनकी कविता में एक मादकता देख सकते हैं और हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिभा का मूल बिंदु। देखिए प्रतिभा का जो मूल बिंदु है इसकी कवि कौन है यहाँ पर प्रभाकर माचवे। इसको जो है कहे 1 अंक यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो ये जो प्रतिभा का मूल बिंदु है इसमें कवि प्रभाकर माचवे जी जो है प्रतिभा के बारे में कहते जाते हैं। क्या है प्रतिभा, उसका मूल कहाँ पर है, तो इसके बारे में वर्णन यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट है तुम आओ मन के मुग्ध मीत। तुम आओ मन के मुग्ध मीत, सरगु कृष्णमूर्ति जी ने इसकी रचना की है। ये जो है 4 अंक के लिए यहाँ पर निर्धारित है। कितने अंक के लिए? 4 अंक के लिए। तो यहाँ पर सरगु कृष्णमूर्ति जो है अपने मुग्ध मीत को, मीत मतलब यहाँ पर क्या है मित्र को याद करते हैं। तुम आओ मन के मुग्ध मीत, कौन है यहाँ पर उनके मुग्ध मित्र कौन है, प्यारे मित्र कौन है, भगवान है। तो यहाँ पर हम रहस्यवाद, छायावाद और प्रतीकवाद, इन तीनों का यहाँ पर सम्मिश्रण जो है इस कविता में, इनकी कविता में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां मत घबराना। मत घबराना कविता जो है रामनिवास मानव जी ने इसकी रचना की है। इसके लिए जो है 1 अंक निर्धारित की गई है। देखिए मत घबराना में रामनिवास मानव जी जो है क्या कहते हैं, सभी से ये कहते हैं कि कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो मत घबराना, मतलब डरना नहीं है। हर एक मुसीबतों की जो सामना है यहाँ पर जो है हिम्मत से करनी है। इस तरह का एक संदेश जो है वो इस कविता में देते हैं। नेक्स्ट है अभिनंदनीय नारी। अभिनंदनीय नारी जयंती प्रसाद नौटियाल जी ने लिखा है। इसके लिए जो है 3 अंक यहाँ पर निर्धारित है। तो इसमें जो है कवि ने क्या किया है, नारी के सेवा मनोभाव, प्रेम के गुण और उसके साथ साथ उसकी कोमलता, उसके त्याग के जो गुण हैं उनके बारे में यहाँ पर जयंती प्रसाद नौटियाल जी कहते जाते हैं। तो इसके लिए 3 अंक यहाँ पर निर्धारित है। नेक्स्ट है यहाँ पर तृतीय सोपान। देखिए तृतीय सोपान जो है एक अपठित भाग है। इससे जो है आपको कुल 15 अंक के प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। देखिए इसमें 6 कहानियां हैं। उसमें से पहला जो कहानी है मधुआ जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। इसके लिए यहाँ पर 4 अंक निर्धारित है। इसके लिए जो है 4 अंक यहाँ पर निर्धारित है। किस तरह एक मासूम बच्चे के कारण, एक शराबी के जीवन में, एक मधुआ नामक एक मासूम बच्चे के कारण किस तरह वो शराबी की जीवन बदल जाती है, किस तरह शराबी जो है बदल जाता है, इसके बारे में इस पाठ में वर्णन है। नेक्स्ट है श्मशान। मन्नू भंडारी जी की कहानी है। इसके लिए 4 अंक यहाँ पर निर्धारित है। श्मशान में व्यक्ति की जो सच्चाई है, मनुष्य की जो सच्चाई है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। मनुष्य अपने जीवन में प्रेम जरूर करता है, मगर सबसे ज्यादा प्रेम वो अपने आप से करता है। मनुष्य जीवन की वास्तविकता जो है इस पाठ में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है खून का रिश्ता। खून का रिश्ता पाठ के रचनाकार है भीष्म साहनी जी। इसको भी यहाँ पर जो है आपको 4 अंक निर्धारित है। खून का रिश्ता पाठ में क्या हुआ है, यहाँ पर चकाचौंध जीवन में, आज के मनुष्य की चकाचौंध जीवन में सरल विवाह की जो महत्व है वो पता चलता है। उसके साथ साथ खून की जो रिश्ता है उसे यहाँ पर संपूर्ण रूप से यहाँ पर निभाने के लिए भी एक संदेश जो है वो देते हैं। नेक्स्ट है शीतलहर। शीतलहर के जो रचनाकार है जयप्रकाश करदम जी है। इसके लिए भी यहाँ पर 4 अंक जो है निर्धारित है। देखिए शीतलहर में लेखक ने क्या किया है, यहाँ पर जो सड़कों पर रहते हैं, जो सड़कों पर जीवन व्यापन करते हैं, किस तरह दिल्ली में शीतलहर के चपेटे में वो लोग आकर तड़पते हैं,
उनके प्रति संवेदना को जताते हुए इस पाठ की रचना की है। और उसके साथ साथ बच्चों के मन में दया भाव जो है, दया के जो गुण है उसको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए क्या है, इसकी रचना आपके पाठ्यक्रम के लिए की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिलिया। सिलिया जो है इसकी रचयिता कौन है, सुशीला ठाकुर जी। इसके लिए जो है 4 अंक निर्धारित है। इस पाठ में शिक्षा के महत्व के बारे में बताया है। नेक्स्ट है दोपहर का भोजन। अमरकांत जी इसके रचयिता है और 4 अंक जो है इसके लिए निर्धारित है। देखिए दोपहर का भोजन में एक मध्यम वर्गीय परिवार के बारे में वर्णन है। किस तरह मध्यम वर्गीय परिवार को जो है बेरोजगारी के कारण कितनी कठिनाइयों का सामना यहाँ पर करनी पड़ती है, कितनी मुश्किल भरी जीवन उनकी रहती है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए इसके बाद आता है चतुर्थ सोपान व्याकरण तथा रचना भाग। इसके लिए जो है यहाँ पर 40 अंक है। कुल 40 अंक के प्रश्न जो है इससे आपको पूछ सकते हैं। अभी तक क्या है, साहित्य वैभव पाठ्य पुस्तक के जो यहाँ पर प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान और तृतीय सोपान है, जो पाठ और कविता है और उसके साथ साथ जो कहानियां हैं उसके बारे में अभी हमने जानकारी प्राप्त की। जिस तरह मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, तो उसमें आप लोग देख सकते हो कि क्या है, पाठ के संदर्भ में बहुत सारी जो विधा है आधुनिक गद्य साहित्य के, उसको हम देख सकते हैं। रेखा चित्र, जीवनी, निबंध, यात्रा वृत्तांत। अभी देखिए व्याकरण के अंतर्गत जो है आप लोगों को यहाँ पर वाक्य शुद्धि करने के लिए पूछेंगे। कितने अंक के लिए पूछेंगे, 5 अंक के लिए। वाक्य शुद्ध करना जो है यहाँ पर आपको 5 अंक के लिए पूछेंगे। वही नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ये भी यहाँ पर आपको 5 अंक के लिए पूछेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर भी क्या है 5 अंक यहाँ पर पूछेंगे। नेक्स्ट है मुहावरे। देखिए मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़कर लिखे करके पूछेंगे। कितने अंक के लिए, 4 अंक के लिए। नेक्स्ट है काल परिवर्तन करना, तो ये भी जो है आपको 3 अंक के लिए पूछेंगे। नेक्स्ट है लिंग। लिंग बदल के लिखना है यहाँ पर 2 अंक के लिए। लिंग बदल के लिखने के लिए क्या है, 2 अंक के लिए यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। किस तरह से पूछेंगे इसकी जानकारी हम आगे जाकर प्राप्त करेंगे। तो नेक्स्ट है वचन बदलिए, मतलब वचन जो है 2 अंक के लिए है। उसके बाद समानार्थक शब्द जो कहते हैं पर्यायवाची शब्द जो है यहाँ पर 2 अंक के लिए है। नेक्स्ट है विलोम शब्द। विलोम शब्द भी यहाँ पर 2 अंक के लिए है। इसके बाद से ये सभी रचना भाग है। देखिए रचना भाग में यहाँ पर पहले जो है आपको अपठित गद्यांश जो है, अपठित गद्यांश करके पूछेंगे। वहां पर एक जो है एक गद्य भाग रहता है, उसी के नीचे उसी से संबंधित 5 प्रश्न रहते हैं। आपको क्या करना है, वहां पर उसी गद्य भाग को पढ़ना है, प्रश्न को देखना है और उसी में से उत्तर ढूंढ के आपको लिखना है। ये जो है आपको 5 अंक के लिए देंगे। नेक्स्ट है पत्र लेखन। देखिए पत्र लेखन यहाँ पर 10 अंक के लिए है। पत्र के लिए यहाँ पर 10 अंक है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुवाद। अनुवाद भी यहाँ पर 5 अंक के लिए है। देखिए एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है, पत्र लेखन जो है 10 अंक दिया गया है। किस तरह यहाँ पर आपको 2 पत्र पूछेंगे, 2 पत्र में से 1 पत्र को यहाँ पर आपको लिखना है। इसीलिए क्या है 2 प्रश्न पूछेंगे ना, इसीलिए दोनों मिलाकर 10 अंक यहाँ पर दी गई है। मगर आपको कितने अंक के लिए पत्र रहता है, 5 अंक के लिए, 5 अंक के लिए। अभी इससे पहले भी कितने भी पाठ और पद्य के जो निर्धारित अंक जो है हमने बताया, वो भी उसी में भी वैसा ही है। देखिए प्रश्न यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी एक्स्ट्रा रहता है, तो उन सभी को मिलाकर कितनी यहाँ पर, इसीलिए मैं अभी बोल रही हूँ, बाद में उन सबको अगर आप टोटल करोगे तो वो 100 से ज़्यादा आएगा, तो घबराना मत। क्योंकि किस तरह से यहाँ पर आपको ब्लूप्रिंट में मार्क्स दी गई है, कितने यहाँ पर प्रश्न पूछने की संभावना है, उस पाठ से कितने अंकों के जो प्रश्न है पूछने की संभावना है, इस तरह से यहाँ पर क्या है निर्धारित अंक यहाँ पर दी गई है। जैसे एग्जाम्पल अभी पत्र लेखन में क्या है 10 अंक है निर्धारित,
मतलब आपको 10 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे, 5-5 के 2 पत्र लेखन जो है यहाँ पर आपको पूछेंगे, मगर आप कितने लिखोगे वहां पर एक ही लिखना है और 5 अंक ही है। इसी तरह समझ में आया? तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हो गया ऑप्शन। तो वैसे ही जो ऑप्शन में भी मतलब सब मिला के कितने अंक के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं, इस तरह यहाँ पर हर एक पद्य और पाठ के लिए जो है निर्धारित अंक बताया गया है ब्लू प्रिंट के हिसाब से। अभी हम प्रश्न पत्र का जो ढांचा है, प्रश्न पत्र का जो ढांचा है उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रश्न 1 और 2 में मतलब फर्स्ट मेन और सेकेंड मेन में जो है गद्य भाग से प्रश्न पूछेंगे। किससे प्रश्न पूछेंगे? गद्य भाग से। कितने अंक के लिए पूछेंगे? 25 अंक के लिए। और उसके बाद प्रश्न 3 में मतलब थर्ड मेन में जो है यहाँ पर पद्य भाग से प्रश्न पूछेंगे। कितने अंक के लिए पूछेंगे? पद्य भाग से 20 अंक के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न 4 में, प्रश्न चौथा में मतलब फोर्थ मेन में यहाँ पर आपको अपठित भाग से प्रश्न पूछेंगे। कितने प्रश्न पूछेंगे? 15 अंक के लिए। कितने के लिए पूछेंगे? 15 अंक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न 5 में मतलब फिफ्थ मेन में यहाँ पर आपको व्याकरण से 25 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। कितना? व्याकरण से जो है 25 अंक के लिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे। तो इसके बाद है प्रश्न 6 में रचना से, रचना भाग के अंतर्गत यहाँ पर आपको 15 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। इस तरह सभी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर 100 अंक हो गए। इसका मतलब आपकी जो प्रश्न पत्रिका है कितने अंक के लिए रहती है? 100 अंक के लिए। आपकी जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या है? 100 अंक के लिए रहती है। तो आइए किस तरह देंगे आगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे पहले ही बताया था फर्स्ट मेन और सेकेंड मेन जो है यहाँ पर गद्य भाग से ही पूछेंगे, उसी को सीमित है तो उसी से प्रश्न पूछेंगे। तो फर्स्ट मेन में गद्य भाग से क्या करके पूछेंगे? एक शब्द या वाक्यांश या एक वाक्य में उत्तर लिखिए करके। क्या करके पूछेंगे? एक शब्द, वाक्य या एक वाक्यांश में उत्तर लिखिए करके यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। कितने प्रश्न पूछेंगे? 6 प्रश्न पूछेंगे। 6 प्रश्न पूछेंगे, एक एक अंक का प्रश्न है। एक एक अंक के 6 प्रश्न पूछेंगे। इस हिसाब से कितने अंक है? 6 अंक। नेक्स्ट यहाँ पर उसी में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए करके पूछेंगे। यहाँ पर देखिए आपको 5 प्रश्न पूछेंगे। कितने प्रश्न? जो 10 पार्ट है उनमें से संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए जो है 5 प्रश्न पूछेंगे 10 पार्ट से। उसमें से आपको कितने प्रश्नों की उत्तर लिखनी है? 3 प्रश्नों की। 3 प्रश्नों की उत्तर यहाँ पर आपको लिखनी है। कितने अंक के लिए पूछेंगे? 9 अंक के लिए। 9 अंक के लिए यहाँ पर आपको पूछेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड मेन में, ये भी गद्य भाग से ही है। तो यहाँ पर जो है पहले निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे, तो किसने किससे कहा जो है यहाँ पर आपको 4 प्रश्न देंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पर 4 अंक है। एक एक वाक्य के लिए कितना है? यहाँ पर एक एक अंक है। नेक्स्ट है ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। यहाँ पर देखिए ससंदर्भ स्पष्टीकरण के लिए 4 प्रश्न आपको यहाँ पर पूछेंगे। 4 में से जो है आपको 2 संदर्भों का स्पष्टीकरण करना है। इसके लिए जो है यहाँ पर आपको 6 अंक है। मतलब एक संदर्भ स्पष्टीकरण करने के लिए 3 अंक और 2 संदर्भ स्पष्टीकरण करने के लिए 3 अंक, कुल मिला के 6 अंक के लिए जो है यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे। यह हुआ गद्य भाग। अभी नेक्स्ट थर्ड में देखिए तीसरा प्रश्न, उसमें पहले आपको पद्य भाग से पूछेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था पद्य भाग से पूछेंगे 20 अंक के लिए पूछेंगे करके। तो उन अंकों का विभाजन जो है किस तरह किया है अभी हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए पहले जो है यहाँ पर भी पद्य भाग से भी एक वाक्य, एक शब्द या एक वाक्यांश में उत्तर लिखिए करके पूछेंगे। एक एक अंक के 6 प्रश्न यहाँ पर पूछेंगे। कितने प्रश्न? 6 प्रश्न। एक एक मार्क के 1 मार्क के प्रश्न 6 पूछेंगे। तो 6 अंक से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर उसमें कैसे पूछेंगे? देखिए यहाँ पर मध्यकालीन कविता में से 2, किसमें? मध्यकालीन कविता में से 2 और आधुनिक कविता में से यहाँ पर 4 प्रश्न जो है यहाँ पर आपको पूछेंगे।
नेक्स्ट, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी क्या है, संक्षिप्त में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको 4 प्रश्न देंगे, उसमें आपको 2 प्रश्नों की उत्तर लिखनी है। देखिए, इसमें मध्यकालीन कविता में से आपको क्या है, 1 प्रश्न देंगे और उसके बाद आधुनिक कविता में से 3 प्रश्न देंगे। इस तरह कुल जो है 6 अंक के लिए जो है यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर 4 प्रश्न रहता है। 4 प्रश्न में से आपको कितना लिखना है, यहाँ पर 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो एक प्रश्न के लिए 3 अंक, इस तरह से यहाँ पर 6 अंक के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। नेक्स्ट है, ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। ये सभी पद्य भाग से ही है। देखिए, ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण में यहाँ पर कैसे देंगे, मध्यकालीन कविता 2 में से 1 लिखना है और उसके बाद आधुनिक कविता के 2 पद्य भाग देंगे, उसमें से 1 लिखना है। यहाँ पर यह जरूरी है कि मध्यकालीन कविताओं में से जो 2 पद्य भाग जो आपको देंगे भाव स्पष्टीकरण के लिए, उनमें से 1 आपको जरूर लिखना है। और उसके साथ क्या है, पर आधुनिक कविता में से देंगे भाव स्पष्टीकरण, उस वहां पर भी 2 पद्य भाग जो है यहाँ पर आपको चुनकर देंगे। उन 2 में से यह पर 1 का भाव स्पष्टीकरण आपको करनी है। देखिए, इसके लिए जो अंक है यहाँ पर 8 अंक है। मतलब अगर इन दोनों में से 1 का यहाँ पर आप क्या है भाव स्पष्टीकरण करोगे तो यहाँ पर 4 अंक, और यहाँ पर जो है यहाँ पर आप भाव स्पष्टीकरण करेंगे आधुनिक कविता में से, उसके लिए 4। तो इसके लिए 4 और मध्यकालीन कविता के लिए 4 और आधुनिक कविता के लिए 4। इस तरह 8 अंक जो है भाव स्पष्टीकरण के लिए आपको दी गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर चौथा प्रश्न। देखिए, चौथा प्रश्न 4th मेन जो है अपठित भाग से यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। कितने अंक के लिए, 15 अंक के लिए। किस तरह पूछेंगे अभी हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर भी पहला प्रश्न जो है क्या है, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। मतलब यहाँ पर भी 1 मार्क के जो क्वेश्चंस है वो पूछेंगे। कितने पूछेंगे, यहाँ पर भी 6 प्रश्न जो है पूछेंगे। तो यहाँ पर जो है 6 अंक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, किन्हीं 3 प्रश्नों के लिए उत्तर लिखिए। यहाँ पर जो है 6 में से 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना है आपको। ये भी संक्षिप्त में उत्तर लिखना ही है। देखिए, आपको यहाँ पर 6 कहानियां हैं अपठित भाग में, तो वहां पर आपको 6 प्रश्न पूछेंगे, मगर आपको कितने प्रश्नों का उत्तर लिखना है, यहाँ पर 3 प्रश्नों का। तो इस तरह यहाँ पर जो है 9 अंक के लिए यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेंगे। 3 अंकों का 1 प्रश्न, 3 अंक के 3 प्रश्न लिखने पर 9 अंक। नेक्स्ट है यहाँ पर अभी 5th मेन, मतलब 5वां प्रश्न। तो 5th मेन जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, क्या है, यहाँ पर व्याकरण से प्रश्न पूछेंगे। तो व्याकरण से पहले यहाँ पर वाक्य शुद्ध कीजिए करके पूछेंगे। वाक्य शुद्ध कीजिए के लिए यहाँ पर 5 वाक्य देंगे आपको। तो उन 5 वाक्यों की जो है शुद्धि करके अगर आप सही उत्तर लिखेंगे तो एक वाक्य के लिए 1 अंक। इस तरह से यहाँ पर 5 अंक के लिए यहाँ पर जो है प्रश्न आपको पूछेंगे। नेक्स्ट जो है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति भी यहाँ पर 5 वाक्य यहाँ पर आपको देंगे। वो उचित कारक चिन्ह हो सकती है या फिर उचित शब्द हो सकती है। तो उनको यहाँ पर आप सही उत्तर लिखने पर जो है बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप 5 अंक जो है 5 प्राप्त कर सकते हो। तो एक सही उत्तर के लिए 1 अंक, तो 5 अंक के लिए यहाँ पर आप आसानी से अंक जो है 5 अंक प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है मुहावरों के साथ अर्थ जोड़कर लिखिए। देखिए, मुहावरे देते हैं, बाद में वहां पर उनके अर्थ भी देते हैं, उसे आप जोड़कर लिखना है। मतलब कैसे, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो है आपको 4 अंक के लिए है। नेक्स्ट है सूचनानुसार काल बदलिए। ये जो है यहाँ पर 3 वाक्य देंगे। किस तरह देंगे, अगर भविष्य काल का कोई वाक्य यहाँ पर देंगे तो उसे वर्तमान काल में बदलना है या फिर भूतकाल में बदलिए करके यहाँ पर इस तरह 3 वाक्य जो है आपको देंगे। तो ये जो है एक सही वाक्य के लिए 1 अंक, मतलब 3 अंक है। नेक्स्ट है अन्य लिंग रूप लिखिए। यहाँ पर भी जो है 2 शब्द देंगे, तो उसके लिंग अन्य लिंग रूप लिखने पर क्या है, यहाँ पर 2 अंक। 1 शब्द के लिए 1 अंक, तो 2 शब्द के लिए यहाँ पर 2 अंक है। बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप लोग अंक प्राप्त कर सकते हो।
नेक्स्ट है अन्य वचन रूप लिखिए। यहाँ पर भी दो शब्द है, जिस तरह अन्य लिंग का है वैसे ही यहाँ पर अन्य वचन लिखने पर यहाँ पर आप जो है आपको दो शब्दों के अन्य वचन लिखने पर 2 अंक यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है समानार्थक या पर्यायवाची शब्द, ये भी 2 शब्द है, मतलब 2 अंक के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। तो नेक्स्ट है विपरीतार्थक। क्या है विपरीतार्थक? मतलब विलोम शब्द। तो इस यहाँ पर जो है इसे भी 2 शब्द के लिए 2 शब्द पूछेंगे, 2 अंक के लिए है। एक विलोम शब्द के लिए 1 अंक और 2 शब्द देंगे 2 अंक यहाँ पर आपको है। नेक्स्ट 6th में जो है 6ठा प्रश्न जो है यहाँ पर क्या है, रचना भाग से है। देखिए यहाँ पर पहले जो प्रश्न पूछेंगे वो है अपठित गद्यांश या फिर अवतरण। कितने अंक के लिए? 5 अंक के लिए। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक गद्यांश देंगे, वहीं पर क्या है प्रश्न भी देंगे नीचे 5। तो 5 में से उन्हीं प्रश्नों के जो उत्तर है उसी गद्य भाग में आपको ही ढूंढकर वहां पर देकर लिखना है। तो एक सही उत्तर के लिए 1 अंक। इस तरह 5 प्रश्नों का भी आप सही उत्तर देंगे तो 5 अंक यहाँ पर आपको मिल सकती है आसानी से। नेक्स्ट है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन जो है यहाँ पर 2 पूछेंगे, उसमें से 1 पत्र जो है आपको लिखनी है। तो यहाँ पर भी क्या है 5 अंक के लिए है, जैसे पहले ही बताया है। देखिए यहाँ पर पत्र लेखन क्या है 2 प्रश्न ही पूछेंगे, 2 में से क्या है आपको जो आसान है, आप जो अच्छी तरीके से जानते हो उस पत्र जो है वो पत्र को आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है अनुवाद। देखिए अनुवाद जो है यहाँ पर कन्नड़ अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना है। 5 वाक्य यहाँ पर देंगे, तो 5 वाक्य जो है यहाँ पर कन्नड़ या फिर अंग्रेजी में देंगे, कन्नड़ और अंग्रेजी में देंगे। उन वाक्यों को जो है आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो एक सही अनुवाद के लिए 1 अंक और 5 के लिए 5 अंक। तो अभी तक आपने देखा है कितनी सरलता से अंकों का विभाजन यहाँ पर की गई है, कितनी सरलता से गद्य भाग, पद्य भाग, अपठित भाग, व्याकरण भाग और रचना भाग के लिए 100 अंकों का विभाजन जो है की गई है। और स्पेशली जो व्याकरण भाग और रचना भाग है बहुत ही आसान है। थोड़ी सी भी ध्यान देकर यहाँ पर आप क्या है पढ़ेंगे, सीखेंगे तो अच्छे से समझ लीजिए। ये जो अंक है 40 अंक आपके हाथ में है, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर तीनों भाग मिलाकर 1-1 अंक के प्रश्न ही चेक करके यहाँ पर कितने हो गए 18 प्रश्न हुए। तो समझ लीजिए वो भी क्या है 18 अंक जो है आपके हाथ में है। मगर सबसे जरूरी बात यहाँ पर क्या है, आपको क्या करनी है, सभी जो पाठ है, कहानियां है, कविताएं हैं, उनकी जो सार है, उसके जो संदेश है, उसे आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर उसे आप अच्छे से समझ लेंगे, कितनी प्यार से यहाँ पर आप पढ़ाई करेंगे, कितने ध्यान देकर पढ़ाई करेंगे, तो उतनी ही अच्छे से यहाँ पर आप अंक प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो बहुत ही आसान है। आप अगर क्या है थोड़ी सी भी यहाँ पर आप प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो अच्छे से जो स्कोर है यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद रही व्याकरण तथा रचना भाग की बात। देखिए आपको वर्कबुक है, तो कितने अच्छे से उस वर्कबुक का प्रयोग आप करेंगे, तो इसीलिए कितने अच्छे से वर्कबुक आप यूज करेंगे, उतनी ही आसानी से जो है यहाँ पर जो है आप अंक प्राप्त कर सकते हो। अभी आखिर में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो साहित्य वैभव पाठ्य पुस्तक है और उसके साथ साथ जो साहित्य वैभव वर्कबुक है, उनको आप क्या है अच्छे से आप पढ़िए। उससे पहले जो है हर एक पाठ, हर एक कविताओं को क्या है सुनना है ध्यान से, उसके सार को समझना है। जब वो जो संदेश है उसके आपके दिमाग में उतर जाएगा, आपके मन में उतर जाएगा, तभी क्या है वो पाठ या फिर वो जो कविता है वो सार्थक होगा। इसीलिए पहले पढ़िए, फिर सुनिए, समझिए, और एक बार पढ़िए, लिखिए। जितना यहाँ पर आप लिखेंगे, और एक ज़रूरी बात जो है यहाँ पर बहुत बच्चों को जो है लिखने में वो पढ़ते अच्छे से हैं और उत्तर भी अच्छे से दे देते हैं, मगर लिखने में उनको दिक्कत है। उनकी मार्क्स कहाँ पर जाती है, लिखने में ही। उसीलिए क्या है यहाँ पर वर्कबुक है। तो वर्कबुक में आप जितने यहाँ पर लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जिनको यहाँ पर लिखने में दिक्कत होती है उनको क्या करना है, यहाँ पर लिख लिख के ही क्या है प्रैक्टिस करनी है। तो तभी क्या होगा, यहाँ पर आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।